हमारी आज की डिजीज कंडीशन है वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर इसको हम CHF के नाम से जानते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन, ये एक क्रॉनिक लंबे टाइम से होने वाली जो कंडीशन है हार्ट की वो है in which the heart is unable to pump enough blood to meet the metabolic need of the body। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो सफिशेंट अमाउंट में ब्लड को हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचा पाता, जिससे कि हमारी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये एक हार्ट की क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट ब्लड को सफिशिएंटली हमारी पूरी बॉडी तक नहीं भेज पाता, जिससे कि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड पूरी नहीं हो पाती। कंजस्टिव हार्ट फेलियर को हम किस और नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज, इसके और नाम क्या क्या है? इसको हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, या फिर इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, या फिर इसको कंजस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। तो इसको 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। पहला है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर हार्ट का जो लेफ्ट भाग है, ये वाला जो रेड पोर्शन दिखा रखा है, अगर लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, ठीक है, कोई से भी अगर एक चैम्बर फेल हो गया तो आगे हमारी बॉडी में ब्लड नहीं जा पाएगा। और अगर आगे ब्लड नहीं जा पाएगा तो पीछे वो बैकवर्ड कहाँ जाएगा? हमारी पल्मोनरी वेन में, और वहां से हमारे लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो लंग्स में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसलिए इस डिजीज का नाम क्या है? कंजस्टिव। कंजस्टिव मतलब क्या होता है कि बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। तो अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेल हो चुका है तो वो आगे अयोटा में ब्लड को नहीं फेंक पाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है पीछे लंग्स में जाएगा, और लंग्स में क्या जाएगा? एक्यूमुलेशन, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस डिजीज को हम कंजस्टिव इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर हार्ट का जो राइट वाला भाग है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, वो ब्लड को लंग्स में नहीं भेज पा रहा, क्योंकि यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेशन होने के लिए लंग्स में जाएगा। बट अगर राइट साइड ढंग से काम नहीं कर रहा तो ये फ्लूइड वापस, ये ब्लड वापस कहाँ जाएगा? हमारे पीछे जाएगा, मतलब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, हमारे हाथ पैरों में जाएगा, ठीक है, और हमारे लिवर में, हमारी स्प्लीन में, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट में एडिमा कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर राइट वेंट्रिकल ढंग से ब्लड को आगे नहीं पंप कर रहा तो वो ब्लड पीछे बैकवर्ड जाएगा हमारी पूरी बॉडी में। इसलिए इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कंजस्टिव। कई बार क्या होता है कि दोनों ही साइड, राइट और लेफ्ट साइड काम नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं हम बाई वेंट्रिकुलर फेलियर। मतलब दोनों भाग क्या हो रहा है, हार्ट के ढंग से ब्लड को नहीं फेंक पा रहे हैं। तीसरा है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, कॉन्ट्रैक्शन फेलियर है। फिर इसके अलावा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, कि जो डायस्टोल है, हार्ट ढंग से क्या नहीं कर पा रहा? ब्लड को ले नहीं पा रहा है, मतलब वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चैम्बर में ढंग से ब्लड नहीं फिल हो पा रहा है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। रिलैक्सेशन हार्ट फेलियर, हार्ट ढंग से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। फिर हमारा है NYHA स्टेजेस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, जो NYHA है उसने हार्ट फेलियर के स्टेजेस को कितने भागों में यहाँ पर बांटा है? तो उसने इसको बांटा है 4 भागों में। ठीक है, NYHS मतलब न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है उसको 4 भागों में बांटा है। पहली स्टेज यहाँ पर आती है कार्डियक डिजीज बट नो सिम्टम्स, नो लिमिटेशन इन फिजिकल एक्टिविटी। पेशेंट को कार्डियक डिजीज है बट उसके कोई भी सिम्टम वगैरह शो नहीं हो रहे हैं, मतलब अभी वो अर्ली स्टेज में है, तो पेशेंट की बॉडी में कोई भी सिम्टम वगैरह नहीं दिख रहे। अगर पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है तब भी उसकी बॉडी में कोई भी हार्ट के सिम्टम नहीं दिख रहे, उसको बोलते हैं स्टेज फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेज सेकंड, इसमें क्या हो रहा? माइल्ड सिम्टम, थोड़ा बहुत सिम्टम जो है वो पेशेंट में दिख रहे हैं। स्लाइट लिमिटेशन इन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी, अगर वो हल्की बहुत जो फिजिकल एक्टिविटी करता है उस टाइम पे सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, अगर वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तब जाके पेशेंट में माइल्ड, बहुत ही कम सिम्टम आ रहे हैं। तीसरा स्टेज, स्टेज थर्ड में क्या है? मॉडरेट स्टेज, इसको मॉडरेट स्टेज बोलते हैं। नो सिम्टम एट रेस्ट, जिस टाइम पेशेंट लेटा हुआ है या फिर आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है,
उस टाइम कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे, लिमिटेशन इन फिजिकल एक्टिविटी, बट जिस टाइम फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उस टाइम पे सिम्टम शो हो रहे हैं। स्टेज फोर्थ में क्या हो रहा है यहाँ पर, सीवियर सिम्टम, जो हार्ट के सीवियर सिम्टम है, जैसे कि डिस्निया कंडीशन, उसकी हार्ट बीट तेज होना, तो पेशेंट को सिम्टम महसूस हो रहे हैं, उसको सिम्टम नजर आ रहे हैं एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट भी कर रहा है तब भी उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, और अगर वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तब भी उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। मतलब अगर वो रेस्ट भी कर रहा है चाहे फिजिकल एक्टिविटी करे, तो स्टेज फोर्थ में सारे ही हार्ट के सिम्टम पेशेंट को शो हो जा रहे हैं। ठीक है, अब आता है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, इसके कारण क्या, हार्ट फेलियर किन वजहों से होता है। पहला है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर जो कॉरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, उनमें कोई प्लैग जमा हो गया है, फैट का डिपोजिशन हो गया है, तब भी क्या होगा, हमारी हार्ट की मसल्स वीक हो जाएंगी और वहां तक अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, हमारी आर्टरीज को और हमारे हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड डालता है, जिससे कि वहां की मसल्स थिक हो जाती है और उनमें टाइटनेस आ जाती है, जिससे भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है। हीमोक्रोमेटोसिस, इसका मतलब है कि जो आयरन है उसका डिपोजिशन होना। अगर हमारी बॉडी में अधिक आयरन हो जाएगा तो वो हमारे हार्ट के मसल्स में जमना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारी हार्ट की मसल्स रिजिड हो जाएंगी और ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। कार्डियोमायोपैथिक हार्ट की डिजीज कंडीशन है जिसमें कि हार्ट की मसल्स वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। फिर है हार्ट अरिदेमिया, किसी पर्सन में जो इरेगुलर हार्ट बीट है, अरिदेमिया कंडीशन है, उसके कारण भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है। फिर है अगर किसी का जो वॉल्व है, जो हमारी हार्ट की जो बाइवेंट्रिकुलर वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, किसी भी वॉल्व में अगर कोई दिक्कत है जन्म से या फिर उसके बाद, तो अगर हार्ट की वॉल में दिक्कत है तो आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, वो ब्लड पीछे की तरफ हार्ट में ही रह जाएगा। फिर है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब जो मायोकार्डियल मसल्स होती है हार्ट की, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाना, वहां तक अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं जा पाता, जिससे कि वहां की मसल्स की डेथ हो जाती है। मतलब हमारे हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स का डेथ होना। फिर है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जन्मजात, अगर जन्म से ही किसी बच्चे में या फिर किसी युवक में हार्ट डिफेक्ट है तो उसके कारण भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है। डायबिटीज, अधिक शुगर क्या करता है, हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा वर्कलोड डालता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की मसल्स आगे चल के कमजोर हो जाती है या फिर रिजिड होना शुरू हो जाती है। ओवरवेट या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल भी हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। आयोटिक स्टेनोसिस, सबसे बड़ी आर्टरी में अगर सबसे बड़ी आर्टरी जो नैरो हो जाएगी तो हमारी बॉडी तक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाएगा। जो सबसे बड़ी आर्टरी है अयोटा, अगर उसमें स्टेनोसिस मतलब उसमें नैरोनेस आ गई है, वो पतली हो गई है, रास्ता बिल्कुल छोटा हो गया है, तो आगे ब्लड पंप नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाएगा। हाई सॉल्ट डाइट, जो लोग बहुत अधिक सोडियम सॉल्ट डाइट लेते हैं वो भी हार्ट में प्रॉब्लम कॉज करता है। अल्कोहल और स्मोकिंग कंडीशन। नेक्स्ट है यहाँ पर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण जो हमें देखने को मिलेंगे हार्ट के पेशेंट में। पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट के पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिस्निया कंडीशन फील होगी। फैटिक एंड वीकनेस, पेशेंट को हमेशा कमजोरी रहेगी और वीकनेस रहेगी, थकावट रहेगी। उसके पैरों में हाथों में स्वेलिंग आएगी क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है और वो ब्लड हमारी बॉडी में वापस जा रहा है। ठीक है, वहां पर कंजेशन हो रहा है ब्लड का, तो पेशेंट की बॉडी में और फीट में क्या होगा, स्वेलिंग आएगी, एडिमा कंडीशन देखने को मिलेगी। एसाइटस, और स्वेलिंग कहाँ देखने को मिलेगी, एब्डोमेन में। एब्डोमेन में स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, एसाइटस बोलते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट, क्योंकि हार्ट ढंग से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ब्लड को सफिशिएंट भेज नहीं पा रहा है, तो पेशेंट को दिल की धड़कन महसूस होगी, उसको इरेगुलर हार्ट बीट कंडीशन लगेगी। फिर है परसिस्टेंट कफ, उसको खांसी भी रहती है क्योंकि ब्लड वापस कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा जिसकी वजह से पेशेंट को खांसी भी रहेगी। ठीक है, परसिस्टेंट कफ रहेगा। पेशेंट का अचानक से वेट गेन हो जाएगा, सडन वेट गेन, क्योंकि वापस फ्लूइड बॉडी में जा रहा है तो पेशेंट का वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट को भूख वगैरह नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको एनोरेक्सिया कंडीशन फील हो जाएगी। पेशेंट को चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा। एक्सेस यूरिनेशन एट नाइट, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है बॉडी में, लंग्स में, किडनी में, तो जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार
पेशाब जाना होगा, उसको यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी नाइट में, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, हमारे ब्रेन को भी सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से पेशेंट कंसंट्रेशन फोकस नहीं कर पाता, उसको फोकसिंग में भी डिफिकल्टी होती है, ब्रेन की एक्टिविटी कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। फिर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशनिंग, कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को हार्ट फेलियर की कंडीशन है। सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट की पहले की हिस्ट्री और अभी की हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे पहले आप कोई मेडिसिन लेते थे या पहले कहीं सर्जरी हुई है, किसी को फैमिली में कोई हार्ट की कंडीशन पहले रही है, प्रेजेंट में आप उससे मेडिकेशन पूछोगे कि उसको किस मेडिसिन से एलर्जी है या उसको कोई डिजीज हुई है या फिर कोई उसकी सर्जरी होने वाली है, ठीक है। उसकी कंप्लीट हिस्ट्री हम इसमें देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हेड से लेकर टो तक पूरा एग्जामिनेशन करना है, उसके हार्ट को, उसके लंग्स में अगर क्रैकलिंग, कोई विजिंग साउंड आ रही है तो आप उसको स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हो, उसकी बॉडी में कोई स्वेलिंग वगैरह है या फिर कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन उसकी फिंगर्स में, उसकी टंग में शो हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, पेशेंट कैसे सांस ले रहा है, कैसे बैठ रहा है, वो सारा आप किसमें देखोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करोगे। ब्लड एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस टाइम पे हार्ट की मसल्स डैमेज होती है उस टाइम पे बीएनपी नाम का एक हार्मोन है, बाय नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, और भी अधिक सिक्रीशन हार्ट से निकलते हैं। जब भी हार्ट की मसल्स डैमेज होती है, कमजोर पड़ती है, तो वहां से बीएनपी नाम का हार्मोन या फिर अधिक जो हार्ट के केमिकल्स होते हैं वो निकलते हैं, जिनसे हम पता लगा पाएंगे कि हार्ट में कोई दिक्कत है या फिर नहीं है। मायोकार्डियल बायोप्सी, अगर मायोकार्डियल मसल्स में कोई डैमेज हुआ है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी बायोप्सी मतलब उसके टिश्यू का सैंपल हम लैब में भिजवाएंगे और उसकी बायोप्सी में जांच कर लेंगे। फिर एक कॉर्नरी एंजियोग्राम, अगर कॉर्नरी आर्टरी में कोई प्लेक है, कोई वहां पर रुकावट है तो उसको एंजियोग्राम की टेक्निक से हम देख पाएंगे, ठीक है। एंजियोग्राम मतलब जो पेशेंट का फिमोरल आर्टरी, वहां से एक तार डालेंगे, उस तार को कहां डालेंगे, हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी में, अगर वहां कोई ब्लॉकेज है तो वो हमको डाई के थ्रू दिख जाएगा, तो पेशेंट का कॉर्नरी एंजियोग्राम कराएंगे। इकोकार्डियोग्राम, हार्ट में एक साउंड वेव को हम इसमें भेजते हैं और हार्ट की ना इमेजेस निकलती है वीडियो फॉर्म में, जिसमें हम पता लगा पाएंगे कि हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, जो हार्ट के चैम्बर्स है क्या वो ढंग से कॉन्ट्रैक्शन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वहां की वॉल्व की कंडीशन कैसी है, तो सारा हम किसमें देख पाएंगे, इकोकार्डियोग्राम में। पेशेंट का चेस्ट एक्सरे हमें शो करता है लंग्स और हार्ट की कंडीशन, जिसमें एक इमेज निकलती है और हम हार्ट और लंग्स की नॉर्मल कंडीशन को जांच सकते हैं। फिर है सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही एडवांस टाइप के क्या है, एडवांस टाइप के स्कैन है। सीटी मतलब कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें हाई रेजोल्यूशन की वेव्स निकलती है जो हमको हार्ट के क्लियर कट इमेजेस प्रोवाइड करेगी। स्ट्रेस टेस्ट मतलब जिस टाइम पे हम बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या बहुत अधिक वर्कलोड कर रहे हैं, स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा हार्ट कैसे काम करता है वो हम इसमें जांचेंगे। फिर ईसीजी बहुत जरूरी है किसी भी हार्ट कंडीशन में, ठीक है। इसमें हम पेशेंट के रेट को, रिदम को, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट में हो रही है, हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है, उसको एक ग्राफ के फॉर्म में इसमें देखते हैं, ठीक है। ईसीजी क्या होता है, ग्राफ के फॉर्म में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, किस तरह से कौन कौन सी मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं। पहला है इसमें डाययूरेटिक्स क्या करेगा, हमारी जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड बन रहा है उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसको हम वाटर पिल्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल है फ्रोसिमाइड। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन है वो हाइपरटेंशन को, हाई बीपी को कम करता है और हार्ट के वर्कलोड को भी कम करता है। एग्जांपल मेटाप्रोलोल। फिर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी क्या करेगा, हाइपरटेंशन को, हाई बीपी को कम करेगा और हमारे हार्ट में अधिक कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, कम करेगा और हमारे हार्ट के वर्कलोड को भी कम करता है, ठीक है। फिर है एसी इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल है कैप्टोप्रिल। एसी इनहिबिटर्स क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में नहीं बदलने देगा, ठीक है, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है, वो हमारे बीपी को इंक्रीज कर देता है, हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट में एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ता है। तो यहाँ पर हम एसी एंजाइम देंगे, एसी इनहिबिटर देंगे। एग्जांपल है कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, जितने भी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एग्जांपल डिजॉक्सिन, वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर को इंक्रीज कर देते हैं।
डिजॉक्सिन जो होता है, ग्लाइकोसाइड जो होते हैं, वो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, हार्ट को एक पावर देते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कर सके। सर्जरी, कौन कौन सी सर्जरीज हम इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में करते हैं? पहला है कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। अगर पेशेंट की कॉरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, प्लेक फॉर्मेशन हुआ है, तो वहां से हम दूसरी आर्टरी आगे जोड़ देंगे, मतलब जहां पर ब्लॉकेज हुआ है उसके आगे से हम क्या करेंगे, हार्ट में दूसरी आर्टरी को बाईपास कर देंगे ताकि हार्ट की मसल्स को अच्छे से ब्लड मिल सके। फिर है हार्ट वॉल्व रिपेयर और रिप्लेसमेंट। अगर किसी वॉल्व में कोई दिक्कत है तो पहले हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर वो दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो हम उस वॉल्व को यहाँ पर चेंज कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे वॉल्व का। फिर है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। अगर हार्ट के जो वेंट्रिकल है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, आगे ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे, तो एक ऐसा डिवाइस आता है जो कि वेंट्रिकल को हेल्प करता है ब्लड को आगे भेजने में, ठीक है। असिस्ट मतलब वेंट्रिकल को हेल्प करना। तो हम हार्ट के वेंट्रिकल से ऐसा डिवाइस जोड़ देंगे जो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड पहुंच जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या था, हार्ट ट्रांसप्लांट। अगर कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी सर्जरी काम नहीं आती तो एट द लास्ट हम क्या करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। एक नर्स का क्या क्या रोल होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट को देखने के लिए? मॉनिटर वाइटल साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेशेंट के सारे वाइटल साइंस को कलेक्ट करना और डेली पेशेंट के वाइटल साइंस को लेना हर 3 घंटे में। मैनेजिंग एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसको पेन से रिलीफ कराना। रिलीविंग फ्लूइड ओवरलोड सिम्टम्स। अगर पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड हो रहा है कंजेशन की वजह से, तो उन सिम्टम्स को कम करना है। पेशेंट को डायरेटिक्स आप इसमें दे सकते हो, उसको फ्लूइड में रिस्ट्रिक्शन करना है, उसको पानी जो है वो कम पीना है क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। फिर है मॉनिटर रेट एंड रिदम। इसमें हार्ट की जो रेट है, कितनी हार्ट बीट हो रही है, उसका रिदम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पेशेंट को टैकीकार्डिया फिर क्या ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है, वो सारा इसमें चेक करना है। पेशेंट को अगर डिस्निया कंडीशन हो रहा है तो उसको प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, उसको आप O2 लगा सकते हो या फिर नेजल कैनुला से उसको आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बेड को आप 45 डिग्री एंगल पे या फिर 90 डिग्री एंगल पे एलिवेट कर सकते हो, उसको सिटिंग पोजीशन दे सकते हो, ठीक है। फिर है प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप। पेशेंट को मैक्सिमम रेस्ट करना है और उसको आरामदायक नींद भी प्रोवाइड करनी है। डेली वेट मॉनिटरिंग। पेशेंट का वेट इसमें गेन होता है फ्लूइड के एक्यूमुलेशन से, तो पेशेंट का डेली इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना, कितना फ्लूइड वो ले रहा है और उसका आउटपुट, उसका यूरिन कितना आ रहा है, उसके बाद पेशेंट का वेट को चेक करना है। रिस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक। हाई सोडियम पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक है, उसकी डाइट जो होगी वो सोडियम फ्री होगी, ठीक है, मतलब उसमें कम से कम सोडियम होना चाहिए। रिड्यूसिंग एंग्जाइटी। डिजीज की वजह से पेशेंट को एंग्जाइटी होता है, पेशेंट को डर लगता है, तो उसको उस फियर से, उस एंग्जाइटी से रिलीव कराना। पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल को कैसे छोड़ना है, फ्राइड फूड नहीं खाना है, तो ये सारी एक्टिविटी हमको पेशेंट को बतानी है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।